हेलो टू ऑल माय लिसनर्स एंड अगेन वेलकम टू द लर्निंग जोन चैनल। मैं मोनिका आप सभी का अपने चैनल द लर्निंग जोन में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। सो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर्स जो हैं वो सारे कंप्लीट करने जा रहे हैं और जिसमें हम आज फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। मेरे पास बहुत सारे पहले कमेंट्स आए थे मैंने इंग्लिश में जो एक्सप्लेन किए थे चैप्टर्स कि मैं उनको हिंदी में भी एक्सप्लेन करूं, तो मैं आज आप लोगों के अपने कुछ व्यूअर्स की डिमांड पर इसको हिंदी में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और जो इंग्लिश वाले भी हैं उनके चैप्टर इंग्लिश में रहेगा, लेकिन वो इजीली इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, चाहे वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। ठीक है, तो आज हम अपने इस फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। एक रिक्वेस्ट और छोटी सी, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि मैं कंटिन्यूअसली अब ये चैप्टर्स डालने वाले हूँ, तो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए भी बहुत सहूलियत हो जाएगी। बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। आप पूरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिए और मेरे चैनल को प्रमोट करने में भी प्लीज हेल्प करिए, इसको शेयर करके, लाइक करके, जिससे कि आप लोगों के फ्रेंड्स को भी हेल्प हो पाए, क्योंकि यहाँ पे मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ कि चैप्टर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। प्लीज वॉच वीडियो टिल द एंड। सो लेट्स स्टार्ट। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर। हम सीधे फर्स्ट उठा लेते हैं क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी खास नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, इसका फर्स्ट चैप्टर है। हम स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। देखिए, तो हम चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसका जो फर्स्ट वर्ड है राष्ट्रवाद, उसी को हम जान लेते हैं कि राष्ट्रवाद क्या होता है। राष्ट्रवाद का अर्थ है कि राष्ट्र के प्रति निष्ठा की भावना, उसकी प्रगति के बारे में सोचना, उसके सभी नियम आदर्शों को बनाए रखने के जो सिद्धांत होते हैं वो राष्ट्रवाद होता है। तो अब राष्ट्रवाद की जो पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वो 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी। जैसे कि आपको याद होगा, 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर, मतलब जिसके संपूर्ण भूभाग अर्थात जिस पर पूरे फ्रांस पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश का अर्थ क्या होता है? एक ऐसा राजा जिस पर किसी का कोई मतलब अंकुश ना हो, जिस पे कोई रुकावटें ना हो, जिस पे कोई बाउंड्रीज ना हो, जो मनमाना आचरण करता हो, ऐसे राजा का शासन था, आधिपत्य था। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकल करके फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो अब जो क्रांति हुई फ्रांस में, उस फ्रांस से जो क्रांति थी, फ्रांस की क्रांति से कुछ राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए थे। तो उन बदलाव से क्या हुआ, जो सत्ता थी, जो शासन था, वो राजा के हाथों से निकल करके वहां के नागरिकों में पहुंच गया। अब क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा जो राष्ट्र का गठन होगा और उसकी नियति तय करेंगे, मतलब लोगों का शासन होगा पूरे राज्य पर। निरंकुश जो राजा थे वहां से शासन हट करके लोगों के पास पहुंच गया। ये क्रांति का परिणाम हुआ। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। तो स्टार्टिंग से क्या हुआ, जो क्रांतिकारी थे, जो फ्रांस में क्रांति कर रहे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे कदम उठाए थे जिससे लोगों में एक अपनी खुद की पहचान की भावना पैदा हुई, जो उस समय नहीं थी जब निरंकुश राजा का शासन था। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। मतलब पितृभूमि, नागरिक जैसे विचार लोगों में भावनाएं आने लगी, जैसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे और कुछ ऐसे अधिकार प्राप्त हुए जैसे कि आज हमारे भारत देश में है समानता का अधिकार। तो उसी तरह से कुछ समान अधिकार लोगों को प्राप्त होने लगे। अतः एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। अब जब इतने सारे परिवर्तन हो रहे थे तो क्या हुआ, अब वहां का जो झंडा था, फ्लैग था, वो भी बदल करके नया आ गया, तिरंगा चुना गया, जिसने पहले के राजध्वज की जगह ले ली। जो पहले था उसकी जगह पर वो दूसरा ध्वज वहां पे आ गया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किए जाने लगा और जो चुनाव थे वो स्टेट जो जनरल एक
चुनाव जो प्रक्रिया होती थी वहां पर नागरिकों का पूरा पूरा योगदान होने लगा। नागरिकों के द्वारा स्टेट जनरल का इलेक्शन होने लगा, उनका चुनाव होने लगा जो पहले नहीं होता था, और उसका नाम बदल करके नेशनल असेंबली कर दिया गया। स्टेट जो जनरल थी उसका नाम भी परिवर्तित कर दिया गया, जिसका नाम नेशनल असेंबली कर दिया। नई स्तुतियां रची गई। स्तुतियां मतलब नई नई रचनाएं होने लगी, राज्य को लेकर के, राष्ट्र को लेकर के नई नई शपथें ली गई, शहीदों का गुणगान गाया गया, और यह सब राष्ट्र के नाम पर होने लगा। ये सब किसके नाम पर होने लगा? राष्ट्र के नाम पे होने लगा। मतलब अब एक राष्ट्रवाद की भावना लोगों में आने लगी कि पूरा राष्ट्र, भाईचारे की जो भावना होती है वो लोगों में जागने लगी। क्योंकि पहले क्या था, वहां पर एक ऐसे राजा का शासन था जो अपने मनमाना आचरण करते थे, जिन्हें जो ठीक लगता था वो करते थे। वो प्रजा के बारे में सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं, इस पर प्रजा का कोई कंट्रोल नहीं होता था राजाओं पर। अपने हिसाब से जो उन्हें ठीक लगता था करते थे वो। लेकिन अब क्या था, जो कंट्रोल था वो पूरा जनता के हाथ में आने लगा, पब्लिक के हाथ में आने लगा, और उन्हीं के हिसाब से सारे डिसीजंस होने लगे कि लोगों को क्या ठीक लगता है, लोगों के लिए क्या ठीक है, क्या सही है, क्या सही नहीं है। बहुत सारे ऐसे ध्वज में उनके परिवर्तन होने लगे, नई नई स्तुतियां रची गई, शपथें होने लगी, शहीदों शहीदों के गुणगान होने लगे, और बहुत सारी चीजें हो रही थी। अब वो केवल एक राजा को उसका कहते हैं कि मतलब एक राजा को लेकर के ना चीजें ना होकर के, बल्कि पूरे राष्ट्र को संबोधित होने लगी। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई, एक ऐसी प्रशासन व्यवस्था लागू की गई जो पूरी केंद्र की थी, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए, और जितने भी नागरिक थे वहां पे कोई भेदभाव ना हो करके एक समान कानून बनाए गए सभी लोगों के लिए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क जो था समाप्त किया गया, और जो आयात निर्यात शुल्क था, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के जो चार्जेस वहां पे होते थे, उनको खत्म कर दिया गया, समाप्त हो गए। भार तथा नापने की एक समान व्यवस्था लागू की गई। जो मापन की जो इकाइयां पहले जो थी अलग अलग थी, तो उनको भी अब एक व्यवस्था उनके लिए कर दी गई, एक समान व्यवस्था लागू की गई। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया। क्षेत्रीय जो बोलियां थी, मतलब अलग अलग क्षेत्र में बोलियां जो अलग अलग बोली जाती थी, उनको डिस्करेज किया गया कि इस तरह से नहीं भाई, एक बोली बोलो। पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली बोली जाती थी, और वही राष्ट्र की एक भाषा, साझी भाषा बन गई। मतलब एक भाषा पर फोकस किया गया, जिससे कि लोगों में मतलब ये भावना हो ना हो कि ये उस इलाके के हैं, ये उस स्टेट के हैं, ये तो पूरी एक भावना लोगों में लाई गई, तो एक ही बोली का प्रचार प्रसार भी किया गया। क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करवाए। और क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य है, यह उसकी नियति है कि वो निरंकुश राजाओं का शासन उस पर नहीं रहेगा। कोई भी निरंकुश शासक उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो निरंकुश शासकों से मुक्त रहेंगे। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित होने में मदद करेगा, और जो फ्रांस है वो यूरोप के अन्य जो लोग हैं, राष्ट्र हैं, उनको एक शक्ति बनाने में हेल्प करेगा। जब फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची, अब जो फ्रांस में ये सब जो क्रांतियां चल रही थी, उसकी जब जो सूचना वो यूरोप के अन्य लोगों मतलब यूरोप के अन्य शहरों तक पहुंची, तो छात्र, शिक्षित शिक्षित मध्य वर्गों के अन्य सदस्य जैकोबियन क्लबों की स्थापना करने लगे। अब क्या था, जो उस समय जो छात्र थे, जो स्टूडेंट्स थे, और जो अन्य जो शिक्षित जो लोग थे, पढ़े लिखे, जो चीजों को समझते थे कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या देश के हित में है, क्या देश के लिए हित में नहीं है, तो उन लोगों ने क्या किया, एक जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। वो उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया, जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी हुई थी। तो अब जो उनकी जो गतिविधियां थी, जो जैकोबिन क्लब जो वो लोग बना रहे थे, वहां के जो छात्र संघ थे, शिक्षित मध्य वर्गों के जो लोग थे, उनकी गतिविधियों ने उन फ्रेंच सेनाओं का रास्ता साफ कर दिया, जो कि हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसे हुए थे, कंट्रोल किया हुआ था, उनके लिए उन्होंने रास्ता साफ कर दिया।
क्रांतिकारी युद्धों से शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में ले जाने लगी। अब ये जो उनकी राष्ट्रवाद की भावना थी, जो उनके खुद के कंट्री में तो अब पूरी तरह से ऑलमोस्ट फैल ही चुकी थी, अब वो भावना वो दूसरे विदेशों में भी मतलब दूसरे कंट्रीज में भी ले जाने लगे। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे अनेक सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। अब जो नेपोलियन थे, वहां के जो शासक, उनके नियंत्रण में जो भी अब क्षेत्र आया, जितना भी, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज्यादा हो, मतलब जो भी उनके एरिया में उनके पास जो क्षेत्र आया, उन्होंने उसमें बहुत सारे सुधार किए। ऐसे सुधार किए जो फ्रेंच में पहले से ही आरंभ हो चुके थे। ठीक है। फ्रांस में राजतंत्र वापस आग लाकर नेपोलियन ने निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट, देखते हैं, किया। तो अब क्या है, अब नेपोलियन के पास में जो भी एरिया था, उसका जो भी क्षेत्र था जिस पर उसका शासन था, वहां पे उसने प्रजातंत्र को नहीं आने दिया, वहां पे उसने राजतंत्र व्यवस्था ही लागू रखी। प्रजातंत्र जो फ्रांस में आ गई थी, वहां पे उसने खत्म कर दिया प्रजातंत्र को, मतलब लोगों का जो शासन था उसको हटा करके वहां पे वो राजतंत्र को लेकर के आ गया। लेकिन ऐसा राजतंत्र जहां पे निरंकुश राजा का जो शासन व्यवस्था थी वैसी ना होकर के कुछ सुविधाएं दी गई लोगों को, कुछ उनके लिए अच्छे नियम कायदे कानून बनाए गए। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया भी कि निरंकुश, वो जो नेपोलियन जो वहां पे उनके कंट्रोल में जो क्षेत्र थे, वहां पे उन्होंने माना कि प्रजातंत्र को समाप्त कर दिया और राजतंत्र ही रहने दिया, वहां पे राजतंत्र ही लेकर के आया वो वापस। लेकिन वहां पे उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, मतलब वो सिद्धांत जो क्रांति होने के बाद फ्रांस में लाए गए थे, वो उसने राजतंत्र होते हुए उनका समावेश किया उसने अपने सिद्धांतों में, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके, ताकि जो भी व्यवस्था थी वहां पे राजनीतिक व्यवस्था, वो तर्कसंगत और कुशल बन सके। क्योंकि पहले की राजतंत्रात्मक जो व्यवस्था थी वो लोगों को पसंद नहीं आ रही थी, इसी वजह से क्रांति हुई थी और इसी वजह से वहां पे प्रजातंत्र आया था। तो नेपोलियन ने वो राजतंत्र की निरंकुश जो शासन व्यवस्था थी उनको ना लाकर के जो क्रांति होने के बाद जो नियम आए थे वो उसने वहां पे अपने क्षेत्र में लागू किए, जिससे कि जो व्यवस्था थी वो कुशल और तर्कसंगत बनी रहे। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ने जन्म पर आधारित विशेषाधिकार भी समाप्त कर दिए। और उसने क्या किया, 1804 में जो नागरिक संहिता बनी थी, नागरिक संहिता क्या होती है, नागरिकों के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, एक ऐसी रचना की जाती है जहाँ पे कौन कैसे आचरण करेगा, किसके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए, कुछ दंड व्यवस्था लागू की जाती है कि अगर कुछ ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए ये दंड की व्यवस्था है, वो संहिता वहां पे लाई गई और उस संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। वहां पे उसने बनाया और उसमें जो जन्म के आधार पे जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं किसी व्यक्ति को, जन्म के साथ ही जो अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, वो उसने समाप्त कर दिए, वो उसने अपनी संहिता में नहीं रखे। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। उसने इक्वलिटी के सिद्धांत को, कि सब बराबर है, सभी लोग, किसी में कोई अंतर नहीं है, और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाए रखा, उसमें कोई परिवर्तन उसने नहीं किए। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। और ये जो संहिता थी, इसको फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जो भी क्षेत्र थे उसके, उसमें भी लागू किया गया। डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बना दिया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया। सामंती व्यवस्था क्या होती है, इंग्लैंड और यूरोप में पहले एक प्रथा थी कि राजा से नीचे जो पोस्ट होती थी उन्हें सामंत कहा जाता था, वो शासन चलाते थे राजा के बाद, राजा के अलावा कह सकते हैं। और सबसे जो नीचे के जो लोगों को माना जाता था वो किसान और दासों को वहां उस टाइम पे माना जाता था, उन्हें सबसे नीचे रखा जाता था। तो वो व्यवस्था नेपोलियन ने खत्म कर दी, सामंती व्यवस्था।
और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्क से मुक्ति कर दिया। मैंने जैसे कि आपको बताया, किसान और दासों को सबसे निचली श्रेणी में उस समय रखा जाता था। तो नेपोलियन ने वो भू दासत्व की जो प्रथा थी उस समय की, किसानों को अपनी भूमि गिरवी रख रख करके कर्जा लेना पड़ता था, और फिर उसको चुकाने में ही उनकी पूरी जिंदगी चली जाती थी कि उनको कुछ मिल भी नहीं पाता था। बहुत सारी ऐसी किसानों को मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। दासों जैसी उनकी लाइफ हो गई थी। जो जागीरदारी, जो शुल्क थे, जो नियम थे, वो नेपोलियन ने समाप्त कर दिए। उनसे मुक्ति दिलाई उसने लोगों को। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा गया। यातायात और संचार व्यवस्थाएं मतलब कम्युनिकेशन की और ट्रांसपोर्टेशन की जो व्यवस्थाएं थी उनको उसने बहुत सुधार किए उसने। किसानों, कारीगरों को, मजदूरों को और नए उद्योगपतियों जो नए नए अपने बिजनेस शुरू कर रहे थे, छोटे छोटे, हाँ, उद्योगपतियों ने नई नई मिली आजादी चखी। मतलब उनके लिए एक अच्छा टाइम था वो। उनको मतलब कोई भी परेशानी उस समय नहीं हो रही थी उसके शासन व्यवस्था में। उद्योगपतियों और खास तौर पर सामान बनाने वाले लघु उत्पादक ये समझने लगे कि एक समान कानून, जो उद्योगपति थे, खास तौर पे सामान जो सामान बनाते थे, छोटे छोटे जो फैक्ट्रीज और बिजनेस जो स्टार्ट करते थे, वो ये समझने लगे कि एक समान मानक भार तथा नाप और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं पूंजियों के आवागमन में सहूलियत होगी। मतलब एक पूंजी व्यवस्था पूरे राष्ट्र में उसने लागू कर दी। एक ही मुद्रा थी, एक ही मानक और भार और नाप की इकाइयां थी। तो जिससे जो सामान को इधर उधर दूसरे इलाकों में ले जा करके बिजनेस करने में, उसकी खरीद खरीद करने में, उसके बेचने में, उनमें सहूलियत लोगों को, बिजनेसमैनों को, जो वहां पे जो छोटे छोटे उद्योगपति थे, उनको सहूलियत होने लगी, ऐसा वो लोग मानने लगे। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। लेकिन जो जीते हुए इलाके थे, वहां पे स्थानीय लोग जो थे, वहां पे फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रिया थी लोगों की। मतलब कुछ सोच रहे थे कि हाँ ठीक है ये सब व्यवस्थाएं, कुछ बोल रहे थे ठीक नहीं है, क्रांतिकारी जो व्यवस्थाएं थी वही ठीक होती हैं, कि राजतंत्र ठीक थे, कि मतलब जो आपको अब समझ सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं तो सब अपने अपने अलग अलग भाई राय रखते हैं। तो उसी प्रकार वहां पे भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी लोगों की। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड और साथ ही कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मिंच, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं का स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। उन लोगों का ऐसे स्वागत किया गया कि उन्हीं की वजह से हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप ही नहीं थी। अब क्या था, धीरे धीरे ये जो उनकी प्रोत्साहन किया जा रहा था उनका, कि इन्हीं की वजह से हमें स्वतंत्रता मिली है, ये हमें एक सेना है जिन्होंने हमें स्वतंत्रता का तोहफा दिया है, वो उनका जो उत्साह था वो धीरे धीरे ठंडा पड़ गया और दुश्मनी में बदल गया। वो दुश्मनी उनमें होने लगी धीरे धीरे, और उनको यह चीज क्लियर होने लगी कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं आ रही हैं, जो नई राजनीतिक व्यवस्थाएं आ रही हैं, लोगों के ऊपर शासन करने की जो व्यवस्थाएं हैं, वो राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप ही नहीं थी। मतलब लोगों को वाकई में स्वतंत्रता नहीं दी जा रही थी राजनीतिक। बढ़े हुए जो कर थे, मतलब टैक्स बहुत बढ़ा दिए गए थे, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती हो रहे नुकसान प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदों से कहीं ज्यादा नजर आने लगे। मतलब अब उन लोगों को ये होने लगा कि भाई इन सब जो चीजें, जो नीति अपनाई जा रही हैं, जो बढ़े हुए कर है, सेंसरशिप है, और जो बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना में जो जबरन भर्ती करवाई जा रही है, उसमें नुकसान ज्यादा हो रहे हैं बजाय फायदों के। तो ये सब चीजें लोगों को समझ में आने लगी और उनमें फिर से लड़ाई झगड़ने वाली बातें शुरू होने लगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेन किया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और कमेंट्स करके मुझे अपने व्यूज जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि आने वाले जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को मिल जाएंगे। एंड आई प्रॉमिस बहुत जल्दी जल्दी फ्रीक्वेंटली मैं वीडियोस रिलीज करने वाली हूँ, जिससे आप लोगों को कोई भी पढ़ाई में परेशानी ना हो। सो प्लीज लाइक द वीडियो,
सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके, ये प्लीज जरूर करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।